आज हम सीखेंगे लेव वाइगोस्की का संज्ञानात्मक विकास का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। सबसे पहले तो हम यही समझ लें कि ये जो सिद्धांत है इसका ठीक नाम, सही नाम क्या है। और ये मैं आपको क्यों समझाना चाहता हूँ, क्योंकि अक्सर अधिकांश जगह ये अधूरा लिखा होता है या कुछ इस तरह से लिखा रहता है जिससे इसका अर्थ बच्चे के दिमाग में गलत जाता है। जो आप लोग पढ़ रहे हो, आप सीख रहे हो, आप उसका ठीक से अर्थ नहीं समझते हो, तो एक क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी एग्जाम में जिसका आंसर आप गलत लगा देते हो। क्या क्वेश्चन आता है मैं वो भी बताऊंगा, और ये नाम के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं तो आपको समझ में आए। पहली बात यह है कि ये जो सिद्धांत है ये सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, यानी ये इस बारे में है कि बच्चे के संज्ञान का, कॉग्निशन का, मानसिक क्षमताओं का विकास कैसे होता है, इस बारे में ये सिद्धांत, ठीक है ना। बच्चे की संज्ञान का विकास किस प्रकार से होता है उस बारे में। तो अब क्या अधूरा नाम होता है जनरली, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, ये लिखा मिल जाता है अक्सर, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। और ये लिखा होने से होता क्या है कि लर्नर को, सीखने वाले को यही नहीं समझ में आता कि ये सिद्धांत एक्चुअली समाज के, संस्कृति के विकास का नहीं है बल्कि संज्ञान के विकास के बारे में है। जब अधूरा नाम लिखा रहता है तो ये मैसेज आता है कि ये जो सिद्धांत है ये समाज और संस्कृति के विकास के बारे में है। ऐसा नहीं है, ये बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के बारे में है। बट क्योंकि वाइगोस्की का ये मानना है कि बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास है वो समाज और संस्कृति से प्रभावित होता है या समाज और संस्कृति के संदर्भ में ही होता है, समाज और संस्कृति के अनुसार उसके द्वारा ही होता है। इसलिए इस सिद्धांत का जो पूरा नाम है वो संज्ञानात्मक विकास का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत ये है। और अगर अंग्रेजी से ट्रांसलेशन करें तो भी इसका यही अर्थ आएगा। इसका जो अंग्रेजी में नाम है वो है सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, मेरे ख्याल से आप ये मेरी बात समझ गए होंगे आप। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर मैंने इसलिए ये जो वर्ड्स हैं कॉग्निटिव और संज्ञानात्मक, इनको इसलिए सर्कल में रख रखा है कि ये सिद्धांत जो है वो एक्चुअली संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। बच्चे के कॉग्निशन का डेवलपमेंट कैसे होता है उस बारे में है। ठीक है, अब इस सिद्धांत के अंदर आपको कुछ की कॉन्सेप्ट है, ये 3 सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट हैं जो आपको जाननी है। पहली है समीपस्थ विकास का क्षेत्र या जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। दूसरी है अन्य अधिक जानकार, मोर नॉलेजेबल अदर, MKO। तीसरी है स्कैफोल्डिंग, या उसके हिंदी में कई नाम आते हैं, कभी मचान आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है। तो मेरा सुझाव ये रहेगा कि आप जब भी ये इससे क्वेश्चन आए तो स्कैफोल्डिंग जो वर्ड है इसको अंग्रेजी वाले में देख लेना। कभी कभी ये हिंदी में भी ट्रांसलेशन नहीं हुआ होता, देवनागरी में स्कैफोल्डिंग लिख दिया जाता है। तो ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं, ये 3 कॉन्सेप्ट क्या है, इनको हम समझेंगे। ठीक है, देखिए पहली बात तो जो हमारे वाइगोस्की हैं उनका मानना ये था कि बच्चों के सीखने में, अर्थ निर्माण में, मीनिंग मेकिंग में समाज की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आपको ध्यान होगा मैंने जब प्याजे पढ़ाया था तब बताया था कि प्याजे की सिद्धांत की एक समालोचना ये है कि इन्होंने बच्चों के सीखने में समाज की भूमिका को इग्नोर कर दिया है। ठीक है, तो ये जो है उस भूमिका को स्वीकारते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं वाइगोस्की। ठीक है, वाइगोस्की भी रचनावादी, जैसे प्याजे एक रचनावादी थे या कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। मैंने आपको बताया कंस्ट्रक्टिविस्ट का मतलब होता है ये विश्वास रखना कि बच्चे जो है ना वो सक्रिय रूप से सीखते हैं, यानी बच्चे जो सीखते हैं, और सक्रिय का मतलब यह मान लो आप स्वयं अपनी क्रियाओं के द्वारा सीखते हैं, स्वयं खोज करके सीखते हैं, है ना। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पर, बच्चे स्वयं की सीखने और खोज की प्रक्रिया में संलग्न रहते हैं। रचनावाद का मतलब ये है। तो अब देखो प्याजे को तो हम कंस्ट्रक्टिविस्ट बोल देते हैं सिंपली,
वाइगोस्की को हम सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट, सामाजिक रचनावादी बोलते हैं। अभी सीटेट 2024 में क्वेश्चन जो आया था उसमें सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट नाम, ये जो नाम से क्वेश्चन भी आया हुआ है, अगर उसमें यदि आप समझते हो इसका क्या मीनिंग है तो अब आप आसानी से आंसर कर सकते थे। ठीक है, फिर अगली बात है कि जो ये बच्चों का सीखना है ना, ये अब बच्चे स्वयं सीखते हैं, ठीक है, लेकिन ये पूरी तरह इंडिपेंडेंट और आइसोलेशन में, यानी समाज के परे होके, समाज के संदर्भ के बिना नहीं सीखते। जो कुछ भी ये सीखते हैं ये सामाजिक अंतःक्रियाओं के परिप्रेक्ष्य में, समाज के कॉन्टेक्स्ट में ही सीखते हैं। ये देखिए, है ना, समाज के कॉन्टेक्स्ट में ही सीखते हैं। यही सबसे महत्वपूर्ण बात है सिद्धांत की। ठीक है, अब अपन समझ लेते हैं जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट या ZPD या समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या है। यहां से क्वेश्चन हर देखो, ये जो मैंने 3 स्टार लगाए ना, ये 3 स्टार का मतलब है जब भी मैं जब पढ़ाऊँ और किसी पॉइंट पर 3 स्टार लगे, मतलब ये बहुत महत्वपूर्ण है। हर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में ये क्वेश्चन जो है पेपर में आता रहता है। ठीक है, तो ये समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या होता है, देखिए ये मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है। इसमें जो बीच वाला पोर्शन है, जहाँ है ना, ये वो पोर्शन है जो कि बच्चा स्वयं बिना किसी की मदद से सीख सकता है। अधिगमकर्ता जो है ना, बिना सहायता के, गाइडेड, बिना गाइडेंस के ही वो सीख सकता है। ठीक है, इसके बाहर वो एरिया है जो कि बच्चे को जैसे सीखने के लिए सहायता की आवश्यकता होती है, जो ऑलरेडी शेडेड पोर्शन है। इस समय जो आपको शेडेड पोर्शन दिख रहा है, वो सारा का सारा ये वाला जो पोर्शन है, ये वो क्षेत्र है जिसमें बच्चा सीख सकता है इस क्षेत्र में, लेकिन उसे एक मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ेगी। यानी अधिगमकर्ता मार्गदर्शन के साथ सीख सकता है इन चीजों को, ये चीजें कर सकता है। इसी को समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी आप समझो, ये डेफिनेशन ही सबसे ज्यादा पेपर में आती है। देखो, ये वो एरिया है जो बच्चा बिना किसी की सहायता के कर सकता था, वो है। और इस बड़े सर्कल को इंक्लूड कर दें तो ये वो है जहां बच्चों को सीखने के लिए सहायता की आवश्यकता है। इन दोनों में जो डिफरेंस है, अंतर है, यानी बड़े सर्कल में से, इस बड़े सर्कल में से छोटे सर्कल को घटा दो आप, तो जो एरिया मिलेगा वो ये शेडेड पोर्शन मिलेगा। तो ये जो शेडेड पोर्शन है ना, यही वो क्षेत्र है ना। इसकी डेफिनेशन फिर क्या हुई, जब जो बच्चा बिना किसी सहायता के सीख सकता है उसमें, और जो किसी की मदद के द्वारा सीख सकता है, उन दोनों में जो अंतर है, उस अंतर को ही समीपस्थ विकास का क्षेत्र या जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट ZPD, ये प्रोक्सिमल शब्द का मतलब ही होता है पास की, समीप की, कहा जाएगा। ठीक है, अब ये जो इसके अलावा तीसरा जो क्षेत्र है जो अनशेडेड है, जो बाहर वाला जो पोर्शन है, ये वाला, ये वो है कि अधिगमकर्ता किसी की सहायता के द्वारा भी जिसे नहीं सीख सकता, ये वो एरिया है। तो मेनली यहाँ पे आपको जानना यह था, ये शेडेड पोर्शन ही जानना था, यही एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अब ये जो मार्गदर्शन देने वाला व्यक्ति है, मार्गदर्शन जो देगा, हेल्प करेगा, जैसे देखो जो जैसे एक बच्चा है, साइकिल सीख रहा है, साइकिल चलाना सीख रहा है, उसे आती नहीं है, तो अपन कई बार या तो साइकिल में साइड में छोटे छोटे व्हील्स लगे रहते हैं, या फिर कोई बड़ा व्यक्ति होता है जो उसकी मदद कर रहा है सीखने में, तो वो जो व्यक्ति है वो कहलाता है MKO या अन्य अधिक जानकार। ये भी बहुत क्वेश्चन आता है, अन्य अधिक जानकार। अब ये देखो, मैंने इसी उदाहरण में आप समझो, ये कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई टेक्नोलॉजी भी हो सकती है, कोई जैसे कंप्यूटर हो सकता है, वो भी MKO हो सकता है ना। व्यक्ति अगर साइकिल चलाना कोई दूसरा व्यक्ति सिखा रहा है जो पहले से ही साइकिल चलाना जानता है, तो वो है वहाँ यहाँ पे MKO। अगर वो साइकिल के जो छोटे छोटे व्हील्स लगे हुए हैं साइड वाले, हेल्पिंग वाले, तो वो वहाँ पर MKO हो गए। तो MKO कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई तकनीक भी हो सकती है, बस। और वो आयु में छोटा हो बड़ा उससे कोई लेना देना नहीं है,
बात यह है कि उस क्षेत्र में वो सीखने वाले से अधिक जानता है, अधिक अनुभवी है, अधिक दक्ष है। ठीक है, तो वो वहाँ पर जो गाइडेंस दे रहा है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति को, किसी बच्चे को गिटार बजाना आता है और हम उससे आयु में बड़े, लेकिन हमें नहीं आता और वो हमें सिखा सकता है, अगर सिखा रहा है तो वहाँ पर हमारा MKO कहलाएगा, वो अन्य अधिक जानकार कहलाएगा। ठीक है, फिर देखिए आगे देखते हैं। हाँ देखिए, वही वाली बात है, जो गाइडेंस प्रोवाइडर है वो क्या है, MKO, अन्य अधिक जानकार। अब अगली बात जो है वो ये है कि वाइगोत्स्की का मानना था कि बच्चे आधारभूत मानसिक क्षमताओं के साथ ही इस दुनिया में आते हैं। एलिमेंट्री मेंटल फंक्शन उनको बोला उन्होंने, EMF के साथ इस दुनिया में आते हैं। और इन्होंने 4 एलिमेंट्री फंक्शन बताए हैं। पहला है अटेंशन या अवधान, दूसरा है सेंसेशन, भावना बोल लो इसको, संवेदना बोल लो या महसूस करना बोल लो, तीसरा है परसेप्शन, ग्रहण बोध, है ना, और चौथा है मेमोरी यानी स्मृति। तो कोई भी बच्चा इन 4 आधारभूत मानसिक क्षमताओं के साथ ही इस दुनिया में आता है। अब क्या करता है व्यक्ति, जो समाज से जब अंत्यक्रिया करता है तो सामाजिक अंत्यक्रिया के द्वारा वो इन्हीं EMF को HMF यानी हायर मेंटल फंक्शन में डेवलप कर लेता है। ठीक है, अब एक महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए, अगर हमें समाज से अंत्यक्रिया करनी है तो भाषा की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। बिना भाषा के अंत्यक्रिया एक सीमा तक ही हो सकती है, उससे अधिक नहीं हो पाएगी। तो वाइगोत्स्की ने बच्चों के विकास में भाषा के महत्व को बड़ा ही, भाषा की इम्पोर्टेंस को मानी है। ठीक है, अब जबकि आपको मालूम है कि पियाजे ने नहीं मानी, पियाजे भाषा के महत्व को एक्सेप्ट नहीं करते हैं बच्चों के डेवलपमेंट, वो उनकी एक्टिविटी को ज़्यादा महत्व देते हैं, जो वो क्रिया करते हैं खुद ही आंतरिक रूप से प्रेरित होकर। ठीक है, जबकि वाइगोत्स्की भाषा को बहुत महत्वपूर्ण मान रहे हैं। ठीक है, तो ये भी एक डिफरेंस है, पियाजे वाइगोत्स्की में क्वेश्चन आता रहता है ना। तो वाइगोत्स्की ने ये कहा कि जब बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं तो उनके अंदर भाषा विकास की 3 अवस्थाएं, 3 चरण आते हैं। जो पहली अवस्था है वो है सोशल स्पीच या सामाजिक वाक, ये 2 वर्ष की आयु में लगभग डेवलप होती है। और ये क्या है, बच्चा इसके द्वारा अन्य जो लोग हैं उनके बीच वार्तालाप करता है। ठीक है, दूसरी है प्राइवेट स्पीच। ये जो प्राइवेट स्पीच है ये बहुत महत्वपूर्ण है, पेपर में अनेक बार आती है, हर बार ही आती है। प्राइवेट स्पीच को व्यक्तिगत वाक्य बोल लो, या इसके हिंदी में और भी कई अनुवाद आते हैं, इसलिए बेहतर है कि हम ये अंग्रेजी वाला शब्द ही याद कर लें। ठीक है, ये लगभग 3 वर्ष की आयु से डेवलप होती है। अब ये क्या है, ये यहाँ बच्चा स्वयं से बात करता है ना, लेकिन प्राइवेट स्पीच आगे जाके इंटरनलाइज हो जाएगी, आंतरिकीकरण हो जाएगा। लेकिन अभी आंतरिकीकरण नहीं हुआ है, तो वो बोल के बात कर रहा है, वो दिखाई देता है दूसरों को, जैसे ऐसा लगता है जैसे वो खुद से ही बात कर रहा। अब जो क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से वो ये है कि इसका क्या यूज है प्राइवेट स्पीच का। तो यूज ये है कि इसके द्वारा बच्चा स्वयं के कार्यों को निर्देशित करता है ना, दिशा देता है अपने कार्यों को, यही सबसे ज्यादा आता है, इसलिए इस पर भी 3 स्टार लगे हुए। ठीक है, तीसरी जो है अवस्था भाषा विकास में वो है साइलेंट इनर स्पीच, यानी अब बच्चा जो सबको बोलता हुआ दिखाई दे रहा था बाहर से, अब वो बात तो अभी भी कर रहा है अपने आप से, पहले भी कर रहा था, लेकिन वो बोलता हुआ दिख रहा था, लेकिन अब वो मौन यानी आंतरिक रूप से करता है, अंदर ही अंदर कर रहा होता है। उसे बोलते हैं इंटरनल मोनोलॉग बोलते हैं, आंतरिक एकलाप, इंटरनल मोनोलॉग बोलते हैं इसको। ये लगभग 7 वर्ष की आयु से ये आंतरिक वाक विकसित हो जाती है। ठीक है, ठीक है, फिर देखिए, तो ये था आपका वाइगोत्स्की का सिद्धांत, है ना। और ये जो मैंने बताया है, इतने में से ही आपके क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं वो बन जाते हैं। अब इसकी एक आलोचना है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत की आलोचना, वो और जान लो आप। मतलब एक क्या, कुछ 2-4 आलोचनाएं हैं। वो आलोचना ये है, जो पियाजे से तुलना होती है, देखो, क्योंकि पियाजे भी रचनावादी हैं, ये भी रचनावादी, इनका सिद्धांत भी, ये वो भी मानते हैं, पियाजे भी मानते हैं कि बच्चा सक्रिय रूप से यानी स्वयं अपनी गतिविधियों के द्वारा सीखता है, यहाँ ये भी मानते हैं। बट आलोचना इनकी है कि ये भी सिद्धांत कोई वैज्ञानिक सिद्धांत नहीं है, इन्होंने भी सामान्य अपने जो अनुभव थे
जो है ना उनके द्वारा ही सिद्धांत को दे दिया, साइंटिफिक मेथड का प्रयोग नहीं किया, है ना। दूसरा ये देखो, जैसे प्याजे जो है वो एक तरीके से जो उनका सिद्धांत था उसमें ये रिफ्लेक्ट होता है कि बच्चे का जो आनुवंशिकता है वही सब कुछ है उसके विकास में, है ना। तो इनके सिद्धांत में जो है सामाजिक यानी वातावरण, है ना, ये सब कुछ इम्पोर्टेंट है। तो यह आनुवंशिकता को इन्होंने बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं दी। तो जबकि हम आज जानते हैं कि दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। जिस प्रकार से आनुवंशिकता महत्वपूर्ण है उसी प्रकार से सामाजिक वातावरण या वातावरण भी महत्वपूर्ण है। तो प्याजे ने क्या करा ना, इसको इम्पोर्टेंस दिया, सामाजिकता को नहीं दिया, और उन्होंने क्या करा, आनुवंशिकता को महत्व नहीं दिया, इसको दिया। तो ये दोनों अधूरे अधूरे, अगर दोनों को मिला दो तो वो पूरे हो जाते हैं। तो यही कुछ आधारभूत इनमें जो है अंतर है, ये सारी आलोचना है। इसकी आलोचना कहने के बजाय अपन को कहना चाहिए समालोचना। समालोचना माने अच्छे पॉइंट भी देखें और नेगेटिव पॉइंट भी देखें, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों जब देखे जाते हैं एक ही साथ, तो उसको समालोचना कहते हैं। अब जो है एक बात और है कि इसका शिक्षा में क्या महत्व है। शिक्षा में महत्व ये है इस सिद्धांत का कि यदि हमें पता है बच्चे की ZPD के बारे में, जोनो प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, यानी वो क्या क्या सीखने की क्षमता रखता है, तो एक शिक्षक उसे स्कैफोल्डिंग प्रदान करेगा। हाँ, एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो रहेगी वो है स्कैफोल्डिंग। जो स्कैफोल्डिंग क्या है, जो शिक्षक के द्वारा जो गाइडेंस दी जा रही है, अन्य जानकार के द्वारा जो मार्गदर्शन दिया जा रहा है, उसे ही स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। ये स्कैफोल्डिंग जो शब्द है ना, ये जर्मन शब्द है। और ये कहाँ से आया, आपने देखा होगा जो बिल्डिंग बनाते हैं ना, तो जर्मन नहीं बोलना चाहिए मुझे, हाँ वो जर्मनी वर्ड है क्योंकि वेस्वाइगोस की रशियन है, लेकिन ये डेवलप होके जगह जगह गया ना ये सिद्धांत। तो जो स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है, आपने देखा होगा जो हम बिल्डिंग बनाते हैं तो जैसे छत डालते हैं तो नीचे एक स्ट्रक्चर लगाते हैं। गांव में तो छोटी छोटी जगह होती है, वहाँ पर तो क्या होता है कि लकड़ी की चैली बल्ली लगाते हैं। लेकिन बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है तो आजकल आयरन का स्टील फ्रेम बनता है बड़ा साइज का, उसे बोलते हैं। तो सहारा दे रहा ना, इसलिए उसका नाम मचान आया था। तो जो स्कैफोल्डिंग है, ये वो जो मदद दी जा रही है अन्य जानकार के द्वारा सीखने में, उसको बोलते हैं। ठीक है। तो शिक्षा में जो महत्व है वो यही है इसका कि अगर हमें बच्चे के ZPD का ज्ञान है, नॉलेज है, हम ZPD यानी संभावित विकास का क्षेत्र, जहाँ वो विकसित हो सकता है, जितना जो वो सीख सकता है, तो हम जो बच्चा है उस बच्चे को पर्याप्त स्कैफोल्डिंग प्रदान करेंगे, तो उससे बच्चा ज़्यादा बेहतर आसानी से सीख जाएगा। ठीक है। तो उसे स्कैफोल्ड प्रदान करते रहना है। और इसको कंपनी में जब किसी व्यक्ति का रिक्रूटमेंट होता है तो उस वहाँ पे एक शब्द प्रयोग होता है, वो ये स्कैफोल्डिंग के बराबर ही है, जिसे हम बोलते हैं अप्रेंटिसशिप। इसमें क्या होता है, कुछ समय के लिए व्यक्ति को, जो सीनियर लोग होते हैं उनके अंडर में महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, जैसा भी कंपनी का रूल है, काम करना होता है, काम सीखना होता है। तो वो क्या मिल रहा है उसे, वापस स्कैफोल्डिंग ही मिल रहा है। ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही है। अगली बार हम देखो, जिस प्रकार से प्याजे के जो क्वेश्चन आए थे, प्याजे का हमने थ्योरी पढ़ा, फिर उससे आए हुए क्वेश्चन MCQ करे, ऐसे ही अब थ्योरी पढ़ ली हमने वाइगोस्की की। आप देखेंगे 5 क्वेश्चन 2024 के CTET में ही आए हैं, बहुत आसानी से आप उन्हें सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही है। थैंक यू।